हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज 14 अप्रैल 2023 है। और इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं कुछ डिस्कस करूं, आपको सूचना मैं बता देता हूं कि आज यहाँ पे आप लिंक्स दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम चैनल पे मतलब सी एस सेंटर के नाम डिले जो कि सी एस सेंटर के नाम से वहाँ पे है। आप जो कि न्यूज़पेपर का जो कि आप पीडीएफ वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और अब जो कि फॉलो कर सकते हैं अपने से। यहाँ पे जो हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है हेडलाइन में, उसको डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स और एडिटोरियल को लेकर के। इसमें मैं अब यही कोशिश करूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों का जो होगा एक में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बना करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं हिंदू में अगर बात करूँ तो कुछ मतलब ट्रेडिंग को लेकर के आया हुआ है। और उसके बाद नेशनल पार्टी का स्टेटस जो आम आदमी पार्टी को मिला है उसके कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। उसको कैसे मतलब इतिहास की जो गलतियां किया करते थे, या फिर जो इतिहास में या फिर जो कॉलोनी के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किस तरह की रवैया अपना सकते, और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका जो फैक्ट चेक मतलब यूनिट का जो प्रोसीजर है कि न्यूज को हम कैसे सेंसरशिप करें, इसको कनेक्ट करके जो मैडम आर्टिकल लिखा है इन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर के। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को 1919 में जब जलियांवाला मास्कर इंसिडेंट हुआ था, उसमें जब कमेटी बनी हुई थी तो किस तरह से फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया था। और आज के समय में जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में कर रही है उसको लेकर के वो जो है कि मतलब कंपेरिजन कर रही हैं वो, और बताने की कोशिश करें। और मेरा ये पर्सनल मानना भी है कि नहीं, जब आप किसी न्यूज को सेंसरशिप करने लगते हो, स्क्रूटनी करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है। उसका जो आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी जो है कि नुकसान देना पड़ सकता है। जैसे जलियांवाला मास्कर को आप सभी को पता है कि जब सत्यपाल खिचड़ी, दो इंडियन नेशनल लीडर को अरेस्ट किया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है कि पंजाब में जलियांवाला बाग में पीसफुली किया जाता, वहाँ के जो मेजर जनरल डायर थे उन्होंने बिना वार्निंग दी यहीं शूट आउट कर दिए। और जो कि उनकी बहुत से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, बहुत क्या सभी लोग जो थे कि उनकी ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी। तो उसको लेकर के फिर एक कमेटी, एंटर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके इंडियन नेशनल लीडर के मूवमेंट के जो लीडर थे वो भी मेंबर थे। वो सब सारी चीज़ें कही गई हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इंडियन जो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का सिंबल होता है और कैसे मिलता है, किस कौन देता है। जो 1968 का जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि कौन नेशनल पार्टी होगी, कौन जो की स्टेट पार्टी होगी, कौन सी इनमें से कोई नहीं होगी, क्या क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एवरी जो इलेक्शन होता है, पास्ट जो इलेक्शन हुआ होता है उसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आने वाले जो इलेक्शन होता है उसमें जो है कि ये अपना स्टैंड बताते हैं कि कौन नेशनल पार्टी है। न्यूज़ में क्यों रही है कि आम आदमी पार्टी जो अभी मतलब 10 साल भी नहीं हुआ उसको 2014-15 में बनी थी। और जो कि अन्ना हजारे के मूवमेंट के दौरान वो जो कि नेशनल स्टेटस पा गई। जैसे मान लीजिए गोवा में इलेक्शन लड़ी थी, गुजरात में लड़ी थी, दिल्ली में तो मतलब सरकार ही चला रही है पिछले 8 से 10 साल से। फिर पंजाब में भी गवर्नमेंट अपनी बना ली है। तभी केरला जो है कि कर्नाटका में जो है कि इलेक्शन होने वाला है, तो उसके कॉन्टेस्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जल्द से जल्द इसका स्टेटस लीजिए और इसका रिकग्नाइज करिए। इलेक्शन कमीशन को कहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको स्टेटस दिया। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या स्टेटस होता है, किस बेसिस पे होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे हम। ज़्यादा जो भी छोटे मोटे आर्टिकल है वो सारे को हम जो कि कवर करते चलेंगे, राइट। तो चलते हैं बिना विलम्ब किए हम जो कि अपने मेन आर्टिकल पे, वहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे हिंदू में इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या हुआ है कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो किया है, बट इम्पोर्ट जो है कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17% जो है कि इंक्रीज हुआ है। हम सभी को पता है कि हम जो गुड्स बनाते हैं सेल करने के लिए ना, उसको हम मर्केंटाइल बोलते हैं। मर्केंटाइल गुड्स बोलते हैं जो हम बेचते हैं, ठीक है। तो उसका जो कि लेकर के है, तो हम इसके बाद चलते हैं फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करें। बिना इरिलेवेंट चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लोक आयुक्त कांड पर द सेक्शन ऑफ द पोल कैंडिडेट, ठीक है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि एक बड़ा आर्टिकल बन करके निकलेगा। अभी देखिए ये पॉन्ड देख रहे हो आप, एक है यहाँ पे जो कि ये एलिफेंट बेचारा वहाँ पे फंस गया था तो उसको निकाला गया है। तो ये होता क्या है ना कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ अपने फूड्स के चक्कर
मत को मतलब उसको खोजने के चक्कर में जो है कि कहीं जा कर के गिर जाते हैं, कहीं एनिमल और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये यूपीएससी का एक टॉपिक भी काफ़ी फेवरेट है, तो इसको आप जो कि अपडेट रहिए, उसको जो कि फॉलो करते रहिए। इसमें देखिए आम आदमी पार्टी है ये, अरविंद केजरीवाल, हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि इनकी CBI जो कि इनको मतलब समन की है कि आप आकर के एक्साइज पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कि आप अपना जो है कि क्लेरिफिकेशन दीजिए। इसको जो कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। इस समय 6 जो कि नेशनल पार्टी है केवल, ठीक है, जैसे एक CPIM है, फिर उसका BSP है, फिर BJP है, ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, फिर एक NPC है। तो ये जो कि 6 पार्टी हैं उनको जो कि नेशनल पार्टी स्टेटस दिया, और एक आम आदमी पार्टी तो खुद ही अभी हो गई है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ये मिलाकर के 6 हो गए हैं। तो इसको लेके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस क्या है, कैसे है, उसको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सबकी पार्टी का नाम। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां थी उनको जो कि नेशनल पार्टी के स्टेटस से जो कि हटा करके अब स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया दे दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो नेशनल पार्टी का स्टेटस होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन द एटलीस्ट 4 स्टेट में जो है कि होना चाहिए, और इफ द सिक्योर द 6% ऑफ वोट आर द वोटिंग द 4 स्टेट में इन लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली में, या फिर एडिशनल द 4 मेंबर इलेक्टेड द लोकसभा में होता है, या 2% ऑफ सीट जो कि लोकसभा की जीती हो 3 राज्यों से। फिर उसके बाद देखिए 2016 में एक एक्ट मतलब ऑर्डर में 1968 का जो ऑर्डर था उसमें एक पास ओवर को लेकर के ऐड किया गया कि आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपको जो कि आपका जो स्टेटस दिया गया है उसको जो है कि स्क्रैप कर लिया जाएगा, डिटरमाइन करता है। और उसके बाद देखिए जो आम आदमी पार्टी थी, गोवा, दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको अभी दिया। फिर उसके बाद जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होती है उसको जो है कि करें। अगर आप चाहते हो कि स्टेट पार्टी का स्टेटस लेना होता है तो आपको एटलीस्ट 6% वैलिड वोट जो कि 2 लोकसभा असेंबली इलेक्शन जो कि जीतना चाहिए, या 1 लोकसभा का होना चाहिए। इसके अलावा 3 और है, और उसके बाद जो है कि जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा इलेक्शन होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्टी में कम से कम 3% ऑफ द सीट को जीती गई हो, ठीक है, या फिर उसके बाद जो लोकसभा का जो होता है सीट, उसमें जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें जो कि जीता गया हो। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी। अगर ये मान लीजिए कोई नेशनल पार्टी अगर पा जाती है, कोई नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का जो बेनिफिट होता है उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लैंड प्रोवाइड करता है, कुछ उनको प्रिविलेजेस मिलती है, उनका सिंबल प्रॉपर होता है हमेशा फॉलो करने के लिए। उसके बाद फ्री ब्रॉडकास्टिंग और स्टूडियो पे जो कि आप कर सकते हो। फिर इनपुट अगर कोई लेना पड़ता है तो उसको कर लेते हैं। लेकिन जो पार्टी नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस नहीं पाई है और वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं पार्टी के हिसाब से, तो उनको जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कंस्टिट्यूंसी का, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, वो जो है कि ये सिंबल प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है डब्बा ट्रेडिंग। ये हमारा जीएस पेपर जो 3rd होता है मेंस में वो कवर करेगा, और जीएस पेपर 1 जो पीटी में होता है प्रीलियम टेस्ट में उसको फॉलो करेगा। ये इकोनॉमिक्स में आपका कैपिटल मार्केट के सेक्टर में काम है। डब्बा ट्रेडिंग अफेक्ट इकोनॉमी। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे ब्रीफ में। यहाँ पे देखिए दिया गया है, बट मैं आपको लेमन टर्म में बताऊंगा। यहाँ पे लेमन टर्म का मतलब कि डब्बा ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि, या फिर बोल सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें रजिस्टर्ड ना हो लेकिन ये एक आउटसाइड जो है कि एक ट्रेडिंग हो रही हो, इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई रजिस्टर्ड ना हो, मतलब आउटसाइड बाहर से हो रही हो, तो उसको डब्बा ट्रेडिंग के नाम से एज ए गैम्बलिंग के रूप में किया जाए। तो उसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपये में है, 1000 रुपये में उसको बेचा जाता है, 1500 में अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो जो कि वो 500 रुपये फ़ायदा होगा, या फिर 900 रुपये हो जाता है तो 100 रुपये का जो घाटा होगा। तो इसमें क्या है कि इनका जो टैक्स वगैरह होता है ना, वो चार्जेस वो जो कि बच जाता है। इससे क्या होता है कि पहली बात तो ये मतलब ये इलीगल है, और दूसरी चीज़ है इससे करते हैं जो कि फेक करेंसी या फिर इलीगल ट्रेडिंग जैसी कुछ चीज़ें आएंगी। और ये जो डब्बा ट्रेडिंग है ना, ये जो है कि हमारा बोल सकते हो जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1950
6 है उसमें जो है कि ये क्रिमिनलाइज किया गया है। आपको कम से कम अप टू 10 ईयर का जो है कि मैक्सिमम 10 साल का सज़ा दी जा सकती है, या 25 करोड़ का जो है कि फाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों किया जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्या है हमारे यहाँ पे, या ये इम्पोर्टेंट ना है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्रा को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, बट इनका करना है कि वो लोग नहीं समझते हैं इसकी पावर को। तो मुद्रा क्या है, देखिए ये एक मुद्रा बैंक है, ठीक है। ये जो है कि प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा यो, मुद्रा योजना जो है उसके अंतर्गत जो एम ई से स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होती है उनको जो कि ये लोन प्रोवाइड करती है 2016-15 में, जो कि इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आसियान ग्रुपिंग स्ट्रांगली कंडेम्ड म्यांमार एयर स्ट्राइक दैट किल्ड डजन। अब देखिए सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह के रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, एक तरह के ब्लॉक बने हुए हैं जो कि अपने में कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्योंकि म्यांमार भी जो है कि बोल सकते हैं, आप बोल क्या सकते हो, है ही इसका मेंबर। फिर इसके बाद अरब अटैक द सीरिया डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर के है। एंड फिर चलते हैं हम इसमें देखते हैं इकोनॉमिक पेज पे। ये देखिए आपका प्रीलियम्स के टेस्ट के लिए प्राइमरी मतलब प्रीलियम्स जो प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। रूपी ट्रेड हेल्थ ट्रांजेक्शन, ये पीयूष गोयल, इनका ये कहना है कि हम इस तरह से काम करें कि जो मतलब हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें ना, तो उनको हम रुपी में ही जो कि इंपोर्ट करें और करें। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यूएसए से कुछ चीज़ें जो कि इंपोर्ट करते हैं तो हम इसको डॉलर में ना दें, ठीक है। डॉलर में देने की बजाय हम जो कि रुपीज़ में दें। फिर इसके बाद अगर ये कुछ यहाँ से ले जा रहा है तो हम रुपीज़ में, मतलब रुपीज़ को ही जो कि इंटरनेशनलाइज। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा हूँ। पहली बात तो रुपये की जो वैल्यू है, क्रेडिट है, जो कि वो इंक्रीज होगी। और इंटरनेशनल मार्केट में जो है कि रुपीज़ का जो है कि सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो उससे ट्रस्ट बढ़ेगा। तो आने वाले समय में जो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, इसमें जो कि जो आप बोल सकते हो जो कि इसके अंतर्गत यही आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सर्विस सेक्टर को उसको लेकर के हमने पहले डिस्कस किया। ये देखिए सब है इनकाउंटर वगैरह का, हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक टॉपिक निकल कर के आता है कि हमेशा ब्लेम किया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये फेक इनकाउंटर जैसी चीज़ें आती हैं, तो उसको ले करके है तो वो एक सब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इधर क्लियर। इसके बाद मुद्रा वाली बैंक को हमने फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है अवेयरनेस के बारे में, जो चीज़ें थे हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। फिर इसके बाद देखिए ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, हमने यस्टरडे क्लास में भी डिस्कस किया था कि मतलब ऐसा होता है कि जो बिल होती है ना गवर्नर के पास अगर जाती है तो उसको एक टाइम बाउंड के अंतर्गत वो अपना असेंट दिया जाना चाहिए। ये ऐसा इनका कहना है। और ऑर्डिनेंस पास किए हैं अपने, ऑर्डिनेंस इन द सेंस कि वो एक प्रपोजल पास किए हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। और ये रिक्वेस्ट किए हैं अप्रोप्रिएटली सभी जो को करना चाहिए। ये देखिए जलियांवाला बाग को लेकर के फैक्ट चेक को लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है। अभी जो गवर्नमेंट है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास एक पावर दी गई है फैक्ट चेक करने के लिए कि कौन सा फैक्ट सही है कौन सा नहीं है। तो इससे क्या हो सकता है कि मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। अब हम आते हैं तो अब बैकग्राउंड इसका लेते हैं क्या। 13 अप्रैल 1919 को जो कि इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, जिसको जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, इस समय आप देख सकते हैं जो उस समय रॉलेट एक्ट एक आया हुआ था। इसमें यह था बिना किसी को जो है कि वारंट के अरेस्ट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ये पूरे इंडिया में चल रहा था मूवमेंट। उसी समय पंजाब के 2 लीडर्स को इसी के कॉन्टेक्स्ट में अरेस्ट किया गया। उनका नाम था सत्यपाल एंड किचलू। 2 इंडियन नेशनल लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इनके सपोर्ट में जो है कि पंजाब जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे लोग जो कि पीसफुल जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है।
हालांकि उस समय आईपीसी का जो धारा 144 थी ये अप्लाई थी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, ये जिनके सपोर्ट में ये जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल्ली। लेकिन वो जो जलियांवाला बाग था ना, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, बस एक जगह थोड़ा सा बस स्पेस था निकलने के लिए। वहीं पे वहाँ के जो जनरल डायर थे वो पहुँचे और बिना वार्निंग के यहाँ पे सबके गोलियाँ बरसाने लगे और सबकी डेथ हो गई। फिर इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो डिमांड की, फिर उसके बाद एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट हुआ ये कि सारी फैक्ट्स को एक दरकिनार कर दिया गया और इसको बाद में एक राइट डिसीजन और सिक्योरिटी को लेकर के सही भी ठहराया गया। यहाँ तक कि हो गया कि भला मतलब जब जनरल डायर अपने पोस्ट से जाते हैं ब्रिटेन, जब जाते हैं तो उनका बड़ा अच्छे से वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कमेटी जो बनी गई होती तो उसके ये जो मतलब रिकमेंडेशन होता है, जो उसकी रिपोर्ट होती है, उससे जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे, वो अग्री नहीं थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ये कहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसको गवर्नमेंट जो है कि मैनिपुलेट कर रखी थी, कर दी। क्यों क्यों क्योंकि जो नंबर्स ऑफ डेथ है उनकी जो है कि बहुत ज़्यादा थी, बट ये कम किया गया था, हज़ारों के तादाद में थे। 13 अप्रैल को ही जो कि वैसाखी का दिन था, जो पंजाबियों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और 13 अप्रैल जो अभी चल रही है यह इसको कॉन्टेक्स्ट में भी जो है कि वो अभी चल रहा है। तो इस वजह से ये आर्टिकल आया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि इसको हम कैसे जो है कि कनेक्ट करते, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। बस ये समझने वाली बात है, अगर आप इन मॉडर्न इंडिया को अच्छे से पढ़ें तो आपको इस आर्टिकल में और मज़ा आएगा, और अपने कंटेंट आप जो ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। इधर के लिए फिर उसके ओपेक सिटी द समर द ऑयल डिमांड। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है डिफरेंट कॉन्टिनेंट की, इसमें जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी लोग आते हैं और जो कि अदर कॉन्टिनेंट के भी लोग आते हैं। एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वर्ल्ड के न्यूज़ पे। अभी देखिए वहाँ पे साइक्लोन जो कि क्रिएट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे सैटेलाइट से ये इमेज की गई, और जो साइक्लोन का नाम है इल्सा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। इल्सा टाइक्लोन कहाँ पे आया था आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हम दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये मतलब लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। इसका एम क्या है, जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं चाइना से लगते हैं, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, प्लस आपका यूटी जो लद्दाख है वो है। 5-6 ये स्टेट आते हैं जो चाइना से लगते हैं। तो ये हमारा मैपिंग का भी क्वेश्चन हो गया ना। क्यों, अगर आपसे पूछ दे कि कौन कौन से ऐसे यूटी है, जो कि यूटी की बात कर रहा हूँ जो चाइना के साथ लगती, तो वो लद्दाख है, ठीक है। अगर स्टेट की बात करता है तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पहली बात हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं, उत्तराखंड बोल सकते हो आप, फिर आ जाइए सिक्किम को बोल सकते हैं, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट जो कि लगती है और एक यूटी लगती है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये यहाँ की जो बॉर्डरिंग विलेज है इंडिया के, उनका जो है कि होलिस्टिक, आप बोल सकते हो होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी वहाँ पे इंफ्रा डेवलप किया जाए, वो टेक्नोलॉजिकल हो या फिर सोशल हो या फिर इकोनॉमिकली हो, सब जो है कि डेवलप किया जाएगा, उनको एक बेटर लाइफ किया जाएगा और उनको किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चले तो देखिए ये कुदमी एक मतलब ग्रुप है जो ईस्टर्न इंडिया के बेल्ट पे रहता है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्पेशली प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के एरिया में। ये क्या कह रहे हैं कि जब ये क्या कह रहे हैं कि हमें एसटी के कैटेगरी में लाया जाए, रिजर्वेशन की बना एसटी कैटेगरी में लाया जाए। अब क्या है इनका आर्गूमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जब ब्रिटिश रूल था, तब ये एसटी कैटेगरी में आते, शेड्यूल ट्राइबल कैटेगरी में। लेकिन 1950 में ये देखा गया कि ये जो है कि इनका लेवल अच्छा मतलब हो गया है, इनको जो है कि ट्रांसफ़र करके अदर देन एसटी एससी निकाल करके अदर में कर दिया गया, ठीक है। तो इससे लेकिन अभी इनके कुछ बिरादरी, कुछ कम्युनिटी जो है कि अंदर ही इनके लगती थी। इनका डिमांड ये है, जो कुर्दी
ये क्या नाम है, कुदमीज, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, कुदमीज, कुदमीज। ये कह रहे हैं कि हमें एसटी कैटेगरी में लाइए, क्योंकि हमारा स्टेटस जो बताया जा रहा है वो है नहीं, हम जो कि अंदर। और इनकी जो लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज की भी बात कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज तो हाँ कुर्मिल है, और इनका एक जो रिलीजियस है सरना, इनका रिलीजियस सिस्टम है, उसको भी जो ये कह रहे हैं। और ये जो प्रिमेटिव ट्राइबल्स के अंतर्गत लाने की बात कर रहे हैं। और इनका ये भी है ना कि हमें हमारी जो लैंग्वेज है, इसमें मैं देख नहीं पा रहा एट लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे ठीक है, इनकी लैंग्वेज को भी जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें इंक्लूड, क्योंकि 22 या 24 लैंग्वेज हैं हमारे में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा, 22 या 24 लैंग्वेज हैं इस समय इंडिया के शेड्यूल में। ठीक है, आप उसको जो कि कर दीजिएगा। और ये भी कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कितनी शेड्यूल हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये चीज़ें आप जो कि उनमें बेडाउट आप डालिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया, जो डिस्कस करने लायक था हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने डिस्कस किया। नो डाउट आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी होगी मतलब एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड, आप अगर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हमें आपके रिप्लाई देने में कोई हेजिटेशन, और हमें खुशी भी होगी कि नहीं आप लोग हमें से अटैच हैं और हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैं और किस तरह से इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि आने वाले समय में तो मैं तो प्लान जो बनाया हूं उसको करूंगा ही करूंगा। और देखिए आप भी बताइएगा कि किस तरह की इम्प्रूवमेंट इसमें लाया जाए। और क्योंकि देखिए हो सकता है मैं अकेले दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप अपने आइडियाज़ अगर मेरे साथ शेयर करेंगे, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू फुलफिल योर कमेंट्स, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।